आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यहाँ पे उमर खालिद के पक्ष के नारे लगे, सरजील इमाम के पक्ष के नारे लगे, यहाँ पे ऐसा कोई नारा नहीं लगा। लेकिन रही बात अगर कि क्या हम इनके हक अधिकार के पक्ष में हैं, तो हाँ है। वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आरएसएस का क्या रोल है, आरएसएस देश थोड़ी ना चला रही है जो यहाँ पर से आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे। आरएसएस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी इस देश को चला रही है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के मेंबर हैं। तो जब आरएसएस के लोग अलग अलग जगहों पे पेपर लीक करते हुए पाए जाएंगे तो आरएसएस के नारे अगर ये पहली बात तो लगे नहीं हैं, और आप मुझसे क्योंकि पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आरएसएस के बारे में बात करना और पेपर लीक के बारे में बात करते हुए उनको क्वेश्चन करना बहुत वाजिब चीज़ है। शिक्षा में 10 सालों में इतनी जबरदस्त धांधली, 86 से ज्यादा पेपर लीक, 37 दिनों में 15 साथियों की हमारी जान ली है सरकार ने, संस्थागत हत्या की है। हर साल 13,000 स्टूडेंट्स की संस्थागत हत्या होती है। आज एक सुसाइड हुआ है, कल एक सुसाइड हुआ था, पिछले 2 हफ्तों से लगातार स्टूडेंट के सुसाइड हो रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जवाबदेही महसूस होती तो वो बोलते, इस्तीफा देते, पर वो नहीं कह रहे। कि कर्जा लेकर, उधार लेकर कोचिंग में 1.5-2 लाख देकर जो माँ बाप खटते हुए, मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य, उनके सपने और उनकी जिंदगियों को खा गई है सरकार। उसके लिए यहाँ पर जवाबदेही मांगने के लिए कि एक सरकार जो इतना नशे में चूर है पावर के, जिसको लगता है कि बालासोर में 300 लोगों की जान चली जाएगी ट्रेन एक्सीडेंट में, लेकिन रेल मंत्री अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। अगर किसान आंदोलन जब हो रहा था आप उनको कहते कि यार ये 3 दिन हुए अभी तक कुछ आप किए नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आपके सामने जो ताकत होती है वो बहुत एरोगेंट होती है, जवाबदेही से लगातार बचती है, तो आपके संघर्ष को भी लंबा चलना पड़ता है। तो वही हो रहा है के फोन के इंस्टाग्राम रील में और आपके टीवी स्क्रीन पे जो जहर परोसा जाता है आपको 24 घंटों 7 दिन, उसमें आपको बार बार दिमाग में आपके ये फिट किया गया एक डॉक्टर्ड वीडियो उमर खालिद की अमरावती की स्पीच, जिसमें वो ये बात कहते हैं, पूरी वीडियो सुनेंगे तो, कि देश तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा गांधी के नक्शे कदम पर, अंबेडकर के हम वंशज हैं, पूरी इस तरह की बात है। उसकी कुछ क्लिप्स चलते हैं, ऐसी डॉक्टर्ड वीडियो आती है जो बाद में यही गोदी मीडिया के पत्रकार कबूलते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि देश के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाए गए, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। आम कैसे खाना है, महामानव है, ये तमाम चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। जनता के हित की रिपोर्टिंग करना, जनता की बात दुनिया तक पहुंचाना, ये उनके काम में आजकल शामिल नहीं है। तो आप कहते हैं कि सबसे बड़ा युवा शक्ति वो देश है भारत, आज वो युवा शक्ति यहाँ पर गंदी दरी पे सो रहा है, गंदे वॉशरूम यूज कर रहा है, लगातार यहाँ पे लेटा हुआ है इसी जमीन पर, जंतर मंतर पे, देश की राजधानी में, और मजबूर है ये करने क्योंकि आपकी सरकार ने ये मजबूर किया। लगातार हालत देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे फंडिंग आ रही है, अपना 100 रुपया 50 रुपया लगाकर तमाम साथी खुद एक दूसरे के लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं। हमारे टीचर्स, कल मजदूर साथी आए, वो हमको यहाँ पे 25 कार्टन बॉटल का दे गए, पानी की बॉटल का। आज हमारे किसान साथी आए, पंजाब से चलकर आए, उन्होंने यहाँ पे खाना दिया, नाश्ता दिया, हर तरह की सुविधा दी। तो क्योंकि देश की एक बड़ी आवाम समझती है ये एक बेहतर कल का साझा लड़ाई है, तो यहाँ पे तो एक बहुत कम्युनिटी फीलिंग के साथ ये धरना चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हम सब की लड़ाई एक लड़ाई है, और इसीलिए कहीं और से फंडिंग नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए यहाँ पे लड़ रहे हैं, और टस से मस नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी खाली नहीं करने पर मजबूर कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार ने, मैंने बात इससे शुरू की कि गैर जवाबदेही का मापदंड बनाया गया, लेकिन ये वो देश है जहां पर 200 साल की गुलामी, ब्रिटिश हुकूमत को भी देश के युवा जब गोलबंद हो गए तो खदेड़ के बाहर निकाला। तो भाजपा आरएसएस क्या चीज है? जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम है सफा मरदूदे हरम। इस वक्त हमारे साथ नेहा है, आयशा की अध्यक्ष हैं, और जो शुरुआती दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुहिम में उसके साथ खड़ी हुई है। अभी भी हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं, रात के 8 से ज़्यादा बज चुके हैं। और नेहा जी, ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या होने वाला है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर 6 से ज़्यादा प्रोटेस्ट अभी तक पूरे देश भर में हो चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकल करके आ रहा है बाहर। अगर किसान आंदोलन जब हो रहा था आप उनको कहते कि यार ये 3 दिन हुए अभी तक कुछ आप किए नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आपके सामने जो ताकत होती है वो बहुत एरोगेंट होती है, जवाबदेही से लगातार बचती है, तो आपके संघर्ष को भी लंबा चलना पड़ता है। तो वही हो रहा है। कितना लंबा चलेगा ये संघर्ष? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक का लंबा चलेगा। अब फिर मैं कई बार मतलब यहाँ पर आकर के मैं रिपीट करता हूँ कि राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, फिर भी आप लोग इस्तीफे मांग रहे हैं। सही बात है, ऐसे तो बहुत कुछ
सरकार अपनी नीतियाँ भी कभी वापस नहीं लेती थी, फार्म लॉज वापस लेने पड़ गए। सरकार जिस तरीके से फ़ी हाइक तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक के बाद एक हुआ, कभी कहीं पे रोल बैक नहीं होता था, लेकिन 2019 में जेएनयू ने रोल बैक करवाया। तो ये सही बात है कि सरकार बहुत एरोगेंट है, जवाबदेही से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन जनता भी अब बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है, और ये मूवमेंट उसकी तरफ बढ़ेगा कि सरकार में ये पहला इस्तीफ़ा हो और इसके बाद जितने भी विकेट हैं सब गिरे सरकार के। सब गिरे सरकार के, बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का फिर क्या रोल रहेगा इसके अंदर, जो अभी भी आप लोग जंतर मंतर पर टिके हुए हैं? 20 तारीख तक की परमिशन थी, फिर आप लोग यहाँ से हिले नहीं, तो और कब तक यहाँ पर बैठने का इरादा है? और दिल्ली पुलिस आप लोगों के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अगर एक ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से तो शायद वो 2 मिनट ना लगाए आप लोगों को डिटेन करने में। बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं आ रहा है। क्यों वो नहीं आ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रेसलर्स प्रोटेस्ट में भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आया था, इससे पहले के बहुत सारे प्रोटेस्ट में नहीं आया था। रेसलर जब जनता, जी, लेकिन बाद में उनको उठा करके ले गई थी। हाँ, जब उन्होंने बाहर जाने का कॉल दिया था तो उसी दिन उनको लेके गए जी, थे। और उसके तो बाद जंतर किसी भी मंतर कॉल का परमिशन जी, सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि परमिशन सरकार चाहती है। जनता का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट को वो संभाल नहीं पाएगी अगर इस तरीके का क्रैकडाउन यहाँ पे होता है, लोगों के ऊपर उठाया जाता है, डिटेंशन होता है, और इस डर से वो परमिशन हमें दे रही है। विपक्ष को आप लोगों के साथ आना चाहिए था। सुनने में आया था एनएसयूआई आने वाली थी, लेकिन फिर हाई कमांड का कॉल आ गया कि नहीं जाना चाहिए। अब ये तो आपको एनएसयूआई से पूछना पड़ेगा कि उन्हें क्या कॉल आना आया। चाहिए था आपके साथ। सबको आना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे पास आए, हम उनके पास जाएं, पर एक डायलॉग हमें ओपन करना होगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्टेरियन एजेंडा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धर्मेंद्र प्रधान। कांग्रेस वाले लगातार ट्वीट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर भीड़ नहीं है, लोग नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे विपक्ष को? अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ ऐसा आज होता जनता है। के साथ अगर उनको खड़ा होना चाहिए था यहाँ पे, तो कॉकरोच जनता पार्टी ना बनती। अब उनके प्रोटेस्ट्स को भी लोग ऐसे दिखाते हैं कि लोग नहीं है, तो उनको लगा हम भी यही कर लें। ऐसा ना करें, वो आए, जंतर मंतर खुला है, ओपन इनविटेशन है, वो भी आए, यहाँ पे बैठे, देखें कितने सारे लोग हैं। रात में 9 बजने वाला है, 9 बजे भी इतने सारे लोग हैं। कैंडल लाइट विजिल के लिए बहुत सारे लोग आए थे, वो भी देखें। उन छात्रों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने सुसाइड कर? उन छात्रों के बारे में क्या बोलेंगे? उनके फैमिली के साथ में हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं, और वो सिस्टम जो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को फेल करता है, उस सिस्टमैटिक फेलियर की कीमत स्टूडेंट्स को अपनी ज़िंदगी से देनी पड़ रही है। तो उनका सुसाइड एक सुसाइड नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही है, उससे कम तो कुछ है नहीं। यार इनसे बात करना, ये खाना देना चाह रहे हैं, बोल दीजिए मैं बोल दूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस का रवैया अभी कैसा है आप लोगों के साथ? आप देख रहे हैं कैसा रवैया, दिल्ली पुलिस भी खाना बैठी है, हम पानी भी ये सब बैठे आने हैं। दिया जा रहा है, पहले तो लाइट वगैरह काट दी थी। हाँ, लाइट वगैरह, वॉशरूम का एक्सेस सब बंद कर दिया था, अभी अब सारा आने दे रहे access हैं, अब देने दें। तो अभी हम आगे और भी दिन देखने के लिए मिल सकता है कॉकरोच जनता पार्टी को यहीं पर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई सारे मीडिया के माइक्स लगे रहते हैं, वो योगा पे बोलते हैं, पर जो बच्चे सुसाइड किए थे उसके बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान को कुछ कहना होता तो जब 2021 में वो बनते हैं शिक्षा मंत्री और पेपर लीक होता है उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए, तभी वो बोलते हैं, उन्होंने तब भी नहीं बोला। आज एक सुसाइड हुआ है, कल एक सुसाइड हुआ था, पिछले 2 हफ्तों से लगातार स्टूडेंट के सुसाइड हो रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जवाबदेही महसूस होती, तो वो बोलते, इस्तीफ़ा देते, पर वो नहीं कह रहे। तो आपको लग रहा है कि बाकी देश के छात्र आपका सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जंतर मंतर पर ही कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से मनुवाद से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, यहाँ से जय भीम के नारे लग रहे हैं, यहाँ से शर्जील इमाम के नारे लग रहे हैं, यहाँ से उमर खालिद के नारे लग रहे हैं। जय भीम के अलावा इनमें से कोई भी नारा मैंने तो नहीं सुना है लगते हुए। आपने देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, और मैंने बोला भी उनको ये बात, पर ये इस तरीके की बातें यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, उन लोगों का, कुछ लोग हैं जिनके पास रोज़गार ही ये है, वो सीधे आरएसएस की शाखा से निकलते हैं, उनको वो जमा पूंजी जितना उनके पास पैसा होता है देते हैं कि जाइए बगल में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको डिसरप्ट कीजिए। वो यहाँ पे आते हैं, बहुत बार हम पुलिस के हाथों उनको पकड़वा के बाहर भी कर देते हैं, कल भी किया था, परसों भी किया था, आज भी कुछ लोगों को किया है, मुझे पता चला। तो ऐसे लोग आते रहें, बाहर होते रहें। जिन लोगों के बातों में, तर्कों में दम नहीं है, वो लोग इसी तरीके से लोगों के निजी कपड़ों पे, जेंडर पे, व्यक्तिगत जात पे, धर्म पे कमेंट करते हैं और उकसाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस देश थोड़ी ना चला रही है जो यहाँ पर से आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।
आरएसएस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी इस देश को चला रही है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के मेंबर हैं और जो अलग अलग सेंटर्स मिलते हैं, जय जालाराम सेंटर, जय जालाराम ट्रस्ट है एक, जो 2024 में एक सेंटर बन के उभरता है। उसका आरएसएस के अलग अलग लीडर्स के साथ में फाइनेंशियल पॉलिटिकल रिश्ता है। मनीषा मंघारे जो मॉडर्न कॉलेज पुणे में पढ़ाती हैं, जो कि एनटीए के उस बोर्ड में थी जो पेपर बनाते हैं, वो पकड़ी गई हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में। उनके पति और उनके पति के भाई सब आरएसएस में हैं, वो खुद आरएसएस में हैं। तो जब आरएसएस के लोग अलग अलग जगहों पे पेपर लीक करते हुए पाए जाएंगे तो आरएसएस के नारे, अगर ये पहली बात तो लगे नहीं हैं, और आप मुझसे क्योंकि पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आरएसएस के बारे में बात करना और पेपर लीक के बारे में बात करते हुए उनको क्वेश्चन करना बहुत वाजिब चीज़ है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर के इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और जिन बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिया है, सिर्फ नीट ही नहीं, पिछले 12 सालों में, क्योंकि 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, तो कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय होनी चाहिए? बिल्कुल तय होनी चाहिए। सरकार का काम, किसी शिक्षा मंत्री, किसी रेल मंत्री, किसी वित्त मंत्री का काम होता है जनता की सेवा करना। इस देश की आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रेल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहे, ये सुनिश्चित करना। तो जब नेता खुद को राजा समझने लगते हैं और जनता की सेवा करने से पीछे हटते हैं, तो यही होता है जो आज हमारे देश में हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को डर नहीं लगता है क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस का हाथ है। भाजपा को वो चुनाव जितवाते हैं अलग अलग जगह पे, खुद आरएसएस मेंबर हैं। लेकिन कोई भी लोकतंत्र तो लोक से चलता है, जनतंत्र से जन से चलता है। और उस जनतंत्र की ताकत है कि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसी जनतंत्र की ताकत के बेसिस पे ही उनको इस्तीफा मांगा जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवरेज नहीं कर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी भाजपा की अच्छाई करने के अलावा कुछ कवरेज नहीं करता है। बेबुनियाद बातें। कैमरा जरूर यहाँ पे घूम रहे हैं पर आप लोगों को टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, ANI हो गया, रिपब्लिक हो गया, INS हो गया, सबके यहाँ पे माइक्स दिख जाएंगे आपको। लेकिन ये तमाम लोगों का कवरेज इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑफिशियल हैंडल्स या टीवी से सब जगह से गायब है। और हम जानते हैं उसका क्या रीज़न है। हम जानते हैं कि वो उनके चैनल्स जिस पूंजीपति द्वारा ओन्ड है, वो पूंजीपति का एक बहुत गहरा रिश्ता है भाजपा के साथ में। इसलिए भाजपा के विरोध में, भाजपा के मंत्रियों के विरोध में कोई भी प्रदर्शन हो, पीसफुल प्रदर्शन हो, जिसमें लोग लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रख रहे हो, संवैधानिक रूप से अपनी बात रख रहे हो, ये उन्हें मंजूर नहीं होता है। तो ये सब वो नहीं दिखा पाते हैं। उनको इस चीज़ से परहेज़ है। आम कैसे खाना है, महामानव है, ये तमाम चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। जनता की हित की रिपोर्टिंग करना, जनता की बात दुनिया तक पहुंचाना, ये उनके काम में आजकल शामिल नहीं है। अंजलि है हमारे साथ, आयशा DU की सेक्रेटरी हैं। अंजलि, ये बताइए कि आप सब लोग 6 तारीख से ही कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, पर इसका परिणाम कब हमको देखने को मिलेगा? लोग भी ये सवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोगों के खिलाफ भी कई सारे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेहा मैम ने अभी कुछ दिन पहले या शायद कल की बात है कि स्टेज से कुछ नारे लगाए कि मेरा लिंग मेरी आज़ादी, मेरे कपड़े मेरी आज़ादी। अब इसको लोग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके चला रहे हैं, कैसे देखती हैं? देश में लगातार एक बड़ी आबादी जिसकी संख्या ज़्यादा है, चाहे वो मेहनत का शावाम हो, दलित हो, मुसलमान हो, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे लोग हों, LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग हों, लगातार देश में जब उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है या उनके पक्ष में आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लगातार उसको एक फॉल्स नैरेटिव की तरह दिखाया जाता है। अभी कुछ महीने पहले UGC की लड़ाई देश में चल रही थी। तमाम वो लोग जिनके पेट में दर्द होता है समता समानता के नाम से, वो उछल कर कूद कर आएंगे आपके प्रोटेस्ट साइट पर और कोशिश करेंगे कि एकता और बराबरी की इस लड़ाई का विभाजन किया जाए। इस प्रोटेस्ट में भी हम देखते हैं हर दिन अपनी TRP बटोरने गोदी मीडिया के पत्रकार और तमाम ऐसे लोग जिनको सत्ता ने इस काम पर लगाया है कि देश के युवा गोलबंद है, जाओ उनकी एकता को भंग करो, जाकर प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करो, वो आते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। और रही बात जिस तरह से नेहा ने ये नारे लगाए जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार के पक्ष में है, देश में अभी ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, पहले ये पुराना एक्ट था, एक नया कानून बना के लाया गया है जिसमें जो नालसा जजमेंट था 2014 का, जो कि ये कहता था कि
खुद को जिस तरह से भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुद को जिस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको एक संवैधानिक अधिकार के तहत दिया जाता है कि आपको इसकी स्वतंत्रता है। उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ ये एक्ट लाया जाता है और ये स्टूडेंट से, जनता से एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीनता है। तो इसके पक्ष में अगर नारे लगे तो इसमें क्या गलत है? देश में हर तरह के लोग रहते हैं, उनको रहने का अधिकार है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उनका क्या जाति है, लिंग है, क्या सेक्सुअलिटी है, किस तरह के विचार हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, ये इस पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग उमर खालिद जिंदाबाद, शर्जील इमाम जिंदाबाद, भारत के टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारेबाजी यहाँ से चल रही है। मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि एक मैसेज साफ तौर पे चला जाए कि एक्चुअल में आज के टाइम पर जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से प्रोटेस्ट है। सर देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात है कि शिक्षा में 10 सालों में इतनी ज़बरदस्त धांधली, 86 से ज़्यादा पेपर लीक, 37 दिनों में 15 साथियों की हमारी जान ली है सरकार ने, संस्थागत हत्या की है। हर साल 13,000 स्टूडेंट्स की संस्थागत हत्या होती है। लगातार मजबूर किया कि कर्जा लेकर, उधार लेकर, कोचिंग में 1.5-2 लाख देकर जो माँ बाप खटते हुए, मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य, उनके सपने और उनकी ज़िंदगियों को खा गई है सरकार। उसके लिए यहाँ पर जवाबदेही मांगने के लिए कि एक सरकार जो इतना नशे में चूर है पावर के, जिसको लगता है कि बालासोर में 300 लोगों की जान चली जाएगी ट्रेन एक्सीडेंट में, लेकिन रेल मंत्री अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, देश में एलपीजी क्राइसिस हो जाएगा और एक बड़ा, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का हिस्सा हो, स्टूडेंट्स हो, घर जाने को बाधित होगा, लेकिन देश का गृह मंत्री जवाबदेही नहीं लेगा। तो एक गैर जवाबदेह सरकार को मापदंड बनाया गया। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स गोलबंद है ये कहते हुए कि जवाबदेही तो देनी होगी, तो आपको इतनी सुखबुकाहट हुई कि आपने हर तरह के एजेंडा साधने की कोशिश की। आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यहाँ पे उमर खालिद के पक्ष के नारे लगे, शर्जील इमाम के पक्ष के नारे लगे। यहाँ पे ऐसा कोई नारा नहीं लगा। लेकिन रही बात अगर कि क्या हम इनके हक अधिकार के पक्ष में हैं, तो हाँ है। अच्छा, उमर खालिद या शर्जील इमाम हो या और भी जो दिल्ली दंगों के आरोपी, खासतौर पे जो मुसलमान है वो जेल के अंदर है, तो अभी तक आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ ना किसी के ऊपर कि उन लोगों ने क्या किया है। चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है। तो अगर किसी और वो लोग पिछले 5 सालों से यूएपीए के दौरान बंद है, तो ये बात पूरे देश को समझ में नहीं आ रही है। पूरा देश ये समझता है कि वो लोग एक आतंकवादी हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक साजिश के तहत सरकार ने इस देश की आवाम को परोसा, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत पुरजोर तरीके से अच्छा भूमिका निभाया। आपके फ़ोन के इंस्टाग्राम रील में और आपके टीवी स्क्रीन पे जो जहर परोसा जाता है आपको 24 घंटों 7 दिन, उसमें आपको बार बार दिमाग में आपके ये फिट किया गया एक डॉक्टर्ड वीडियो उमर खालिद की अमरावती की स्पीच, जिसमें वो ये बात कहते हैं, पूरी वीडियो सुनेंगे तो, कि देश तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा गांधी के नक्शे कदम पर, अंबेडकर के हम वंशज हैं, पूरी इस तरह की बात है। उसके कुछ क्लिप्स चलते हैं, ऐसी डॉक्टर्ड वीडियो आती है जो बाद में यही गोदी मीडिया के पत्रकार कबूलते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि देश के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाए गए, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। रही बात दिल्ली दंगों की, दिल्ली दंगे जब होते हैं तो ये पूरा हर तरह का टेस्टिमनी से लेकर, जिन लोगों के घर जलाए गए से लेकर, जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बयां किया कि दिल्ली पुलिस के संरक्षण में लोगों के घर जलते हैं, सब कुछ होता है, मूक दर्शक बनी रहती है। लेकिन वो लोग जो देश में नागरिकता छीनने के आंदोलन को लीड करते हैं, ये कहते हुए कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाले आप लोग कौन होते हैं, उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो उसी तबके से आते हैं जिस पर आप हमला कर रहे थे, आपके लिए सबसे आसान था उनको टारगेट करना। आपने नाम देखा, नाम से पता चला कि मुसलमान है और आपने कह दिया कि इन्होंने ही दंगे कराए और उनको जेल में डाल दिया गया। और यूएपीए तो एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश हुकूमत इस्तेमाल करती थी भारतीयों के खिलाफ। एक आज़ाद देश में ऐसे कानून की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे किसी भी तरह का ट्रायल नहीं होता, पनिशमेंट दिया जाता है डायरेक्ट शक की बिना पर। और आपने अपनी ही जनता को इस तरह के कानूनों में फंसाया। लगातार हमने देखा पिछले दिनों कई ऐसे लोग जो यूएपीए में अरेस्टेड थे, 5 साल 6 साल उनको बीत गया, फिर एकाएक सरकार और अदालतों को याद आया कि अरे इन पे तो जो जिस तरह के इन पे आरोप लगे ये तो सिद्ध ही नहीं हुए। हमने देखा ऐसे कई लोगों की जान भी गई। स्टैन स्वामी की जान ली सरकार ने, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे तो प्रोफेसर थे हमारे GN साई बाबा, उनकी जान ली। तो लगातार हनी बाबू अभी रिलीज़ हुए, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं हमारे DU के। तो ऐसे लोग जिनके 6 साल आप खा गए ज़िंदगी के और खाली शक की बिना पर, तो आज आपके पास कौन सा सबूत है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम गुनाह किया उन्होंने कुछ, वो कल्प्रिट हैं? क्या सबूत है? अच्छा, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर आते हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर और
छात्रों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि नीट का फुल फॉर्म बताओ, सीबीएसई का फुल फॉर्म बताओ, तो एक एजेंडा के तहत आते हैं। बाहर खड़े होकर के भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि नहीं, अगर इनके हक की मतलब इनके पसंद की सवाल ना करो, इनसे उनसे अलग करो तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं, हमें पुलिस बाहर खदेड़ देती है। कैसे देखते हैं? पसंद के सवाल की बात नहीं है ना, तार्किक सवाल करिएगा ना, एक गरिमा है ना। पत्रकारिता में तो एक न्यूट्रलिटी, एक बेसिक गरिमा मेंटेन करके सवाल करेंगे। आप आएंगे और आप हर तरह से अपना उल्लू साधने आएंगे, यहाँ पे आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे कि प्रवोक करे जनता को और कुछ ऐसा निकल जाए जिससे आपको आज का वायरल रील मिल जाए, तो वो तो यहाँ पे नहीं होगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आने वाले कल के लिए देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको आप कहते हैं कि सबसे बड़ा युवा शक्ति वो देश है भारत, आज वो युवा शक्ति यहाँ पर गंदी दरी पे सो रहा है, गंदे वॉशरूम यूज़ कर रहा है, लगातार यहाँ पे लेटा हुआ है इसी ज़मीन पर, जंतर मंतर पे, देश की राजधानी में, और मजबूर है ये करने क्योंकि आपकी सरकार ने ये मजबूर किया। लगातार हालत देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे फंडिंग आ रही है, अपना 100 रुपये 50 रुपये लगाकर तमाम साथी खुद एक दूसरे के लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं। हमारे टीचर्स, कल मजदूर साथी आए, वो हमको यहाँ पे 25 कार्टन बॉटल का दे गए, पानी की बॉटल का। आज हमारे किसान साथी आए, पंजाब से चल कर आए, उन्होंने यहाँ पे खाना दिया, नाश्ता दिया, हर तरह की सुविधा दी। तो क्योंकि देश की एक बड़ी आवाम समझती है ये एक बेहतर कल का साझा लड़ाई है, तो यहाँ पे तो एक बहुत कम्युनिटी फीलिंग के साथ ये धरना चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हम सब की लड़ाई एक लड़ाई है, और इसीलिए कहीं और से फंडिंग नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए यहाँ पे लड़ रहे हैं, और टस से मस नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी खाली नहीं करने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार ने, मैंने बात इससे शुरू की कि गैर जवाबदेही का मापदंड बनाया गया, लेकिन ये वो देश है जहाँ पर 200 साल की गुलामी ब्रिटिश हुकूमत को भी देश के युवा जब गोलबंद हो गए तो खदेड़ के बाहर निकाला। तो भाजपा आरएसएस क्या चीज़ है? आने वाला दौर किस तरीके का होगा सीजेपी का? सर, सीजेपी के मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं आईसा से हूँ। साथ में जुड़ी हुई हैं, मैं प्रोटेस्ट में साथ में हैं, आज भी जंतर मंतर पे बैठे हाँ, तो बैठे हैं हम, तो तमाम आंदोलनों में आपको दिखेंगे, देश के तमाम मोर्चे जहाँ पर मेहनतकश के पक्ष में, जहाँ पे मजलूमों के पक्ष में, जहाँ पे हद, अधिकार, समानता, बराबरी की लड़ाई होगी, वहाँ पे आपको ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिखेगा, उसके कार्यकर्ता दिखेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पे साथ हैं, क्योंकि एक लड़ाई जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए लड़ी जा रही है, उसमें हम अपनी भागीदारी ज़रूरी समझते हैं। देश में बराबरी है, आपको लगता है अभी? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैसे, अगर थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दें? सर, लगातार पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पिछले 5 सालों का आंकड़ा है, 13,626 स्टूडेंट्स SC ST OBC कम्युनिटी से आ रहे सुसाइड करते हैं। संस्थागत हत्या, कौन है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहुंचने के बाद चाहता है कि ख़त्म कर लें खुद की ज़िंदगी? आपने मजबूर किया, जातिवाद के तहत मजबूर किया। लगातार आप देखिएगा तो महिलाओं की जो हालत है देश में, लगातार जिस तरह से जब आप किसी बृजभूषण को खुली स्वतंत्रता देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जब आप आसाराम, राम रहीम को पैरोल पे पैरोल देते हैं, जब आप तमाम ऐसे लोग, कुलदीप सेंगर से लेकर तमाम ऐसे लोग प्रज्वल रवन्ना के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, तो आप देश की महिलाओं को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा इस देश पे कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे डिग्निटी का कोई अधिकार नहीं है, आपके साथ कुछ भी अन्याय होगा, छेड़छाड़ होगा, रेप होगा, हरासमेंट होगा, हम उन कल्प्रिट्स के साथ खड़े हैं जिन्होंने ये किया। इसी जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरना करते हैं, महिला पहलवान जिन्होंने विश्व पटल पर मेडल्स लाए देश के लिए, उनको न्याय नहीं मिलता। इस देश में लगातार जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, जब देश में बेरोजगारी, शिक्षा, अव्यवस्था पर सवाल उठता है, तो इस देश के सत्ताधारी वर्ग को हिंदू मुसलमान याद आता है, मंदिर मस्जिद याद आता है। तो लगातार विभाजन का काम किया गया, और इस विभाजन और नफरत और वहशतगर्दी का सबसे बड़ा भुगतान कौन करेगा? जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, जात पात के ऊपर वोट मांगना सही है या फिर धर्म के ऊपर? दोनों में से दोनों गलत है या फिर दोनों का, सबका अपना अपना अलग एक स्ट्रेटेजी है? मतलब ऑफ कोर्स दोनों गलत है, पर दोनों में एक इस तरह का संदर्भ है कि एक चीज़ है कि प्रतिनिधित्व किसका हो रहा है, कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व, कौन लोग पहुंच पा रहे हैं उस जगह तक जिनको ये मौका मिल रहा है, क्या मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग उस जगह तक पहुंच पाते हैं कि उनके समाज, उनकी लड़ाई बुलंद हो पाए। जाति पाति की और धर्म की राजनीति तो वही करते हैं जो वर्चस्व में कायम है, जो एक तरह से ऊपरी दर्जे पर है, चाहे वो जाति के लेवल पर हो, चाहे वो इस देश में बात करें तो आज जिस तरह से एक धर्म विशेष की कोशिश है कि इस देश को एक धर्म के पक्ष में किया जाए, जबकि ये देश की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका सेक्युलरिज्म है, इसकी विभिन्नताओं में एकता है। अच्छा, अभी जंतर मंतर पे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, और आप लोगों पे इल्ज़ाम ये लगता है कि ये नारे आप लोग नहीं लगाते। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब
हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा देश प्रेमी कोई नहीं है। देश प्रेम का मतलब खाली लगातार कत्लेआम करना नहीं होता। देश प्रेम का मतलब लोगों को सरेआम इस तरह से उनकी ज़िंदगियों को नीलाम करना नहीं होता। आज जो सरकार खुद को सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी घोषित करके बैठी है, उस सरकार ने लगातार देश में तमाम तबकों पर दमन ढाया है। आज जब स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो क्या हिंदू मुसलमान के रूप में बैठे हैं, क्या खाली जातियों में बट के बैठे हैं? आपको ये एकता नहीं दिख रही है? एकता है कि एक सरकार से एक बड़ी आबादी नाखुश है। यहाँ पे तो तमाम लोग जुटे हुए हैं, कई धार्मिक होंगे, कई नास्तिक होंगे, कई अलग धर्म से होंगे, कई अलग जातियों से होंगे, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो यही तो एकता का प्रमाण है इस देश का। लेकिन वो सरकार है जो बांटती है, वो सरकार है जिसकी राजनीति को फ़ायदा मिलता है जब लोग अपने में लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और जातियों में लड़ते हैं।